कभी सोचा है कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो सिर्फ धूल और पत्थर का ढेर नहीं है। असल में ये एक जिंदा, सांस लेती हुई दुनिया है। तो चलिए आज भारत की मिट्टी की इसी जटिल और अद्भुत कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है, क्या मिट्टी सिर्फ धूल है? हम में से ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि विज्ञान इसे बिल्कुल अलग नजर से देखता है और आज हम उसी नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, एकदम जमीन के अंदर मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के सबसे छोटे कण की, मृतिका, या जिसे हम क्ले कहते हैं। ये कण इतने इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इन्हें देखना नामुमकिन है। पर मजे की बात यह है कि अपने छोटे आकार के बावजूद इनकी कुल सतह का एरिया बहुत बड़ा होता है और यही चीज मिट्टी के कैरेक्टर को तय करती है। और देखिए, कण का आकार कैसे सब कुछ बदल देता है। एक तरफ हैं क्ले के छोटे चपटे कण जो एकदम कसकर चिपक जाते हैं और पानी को पकड़कर रखते हैं, मतलब मिट्टी को नम रखते हैं। और दूसरी तरफ है रेत, जिसके बड़े गोल कणों के बीच खूब सारी जगह होती है, तो पानी फौरन निकल जाता है। बस यही छोटा सा फर्क तय करता है कि कोई जमीन बंजर होगी या हरी भरी। तो सवाल यह है कि आखिर मिट्टी बनती कैसे है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे कोई केक बन रहा हो और इस केक को बनाने के लिए कुदरत के पास 5 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। वो चट्टान जिससे मिट्टी बनेगी, वहां का मौसम कैसा है, जमीन की ढलान, हजारों लाखों साल का वक्त, और हाँ, पेड़ पौधे, जानवर और छोटे छोटे जीवाणु। कुदरत इन सबको मिलाकर अपने अवन में सदियों तक पकने देती है, तब जाकर मिट्टी की एक पतली परत तैयार होती है। लेकिन भारत की मिट्टी वाले इस केक में ना एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक पहेली है। सोचा है कभी कि भारत इतना हरा भरा देश है, चारों तरफ हरियाली है, फिर भी यहाँ की ज्यादातर मिट्टी में ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर इतना कम क्यों है? इसका जवाब भारत के मौसम में ही छिपा है। देखिए, भारत की जो गर्म और नम जलवायु है वो एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये पेड़ पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद करती है, लेकिन दूसरी तरफ यही मौसम बैक्टीरिया के लिए जन्नत जैसा है। ये छोटे छोटे जीव इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो पत्तों और टहनियों को ह्यूमस बनने का मौका ही नहीं देते, उससे पहले ही चट कर जाते हैं। मतलब जो मौसम जिंदगी देता है वही उससे बहुत तेजी से खत्म भी कर देता है। कमाल की बात है ना? तो चलिए अब भारत की मिट्टी के सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि कैसे नदियों से लेकर ज्वालामुखियों तक अलग अलग तरह की जमीन तैयार हुई है। और हमारा ये सफर शुरू होता है जलोढ़ मिट्टी से। ये भारत के करीब करीब 40 से 43% हिस्से पर फैली हुई है। और ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये तो हमारी महान नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। जरा सोचकर देखिए, इसे विजुअलाइज कीजिए, जैसे नदियां पहाड़ों से उतरते हुए एक बहुत बड़े ग्राइंडर का काम कर रही हों। वो चट्टानों को पीस पीस कर बिल्कुल बारीक गाद बना देती हैं, और फिर जब वो मैदानों में पहुंचकर शांत होती हैं तो इस कीमती गाद की एक मोटी चादर पूरे इलाके में बिछा देती हैं। हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदानों के पीछे का राज यही है। अब इस जलोढ़ मिट्टी के भी 2 प्रकार हैं। इसे समझने के लिए एक बैंक अकाउंट का उदाहरण लेते हैं। एक है खादर, जो एक तरह का एक्टिव करेक्ट अकाउंट है। नदियां हर साल बाढ़ के साथ इसमें नई उपजाऊ मिट्टी जमा करती रहती हैं। और दूसरा है बांगर। ये एक पुरानी फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा है, जो अब बाढ़ के पानी की पहुंच से दूर है और इसीलिए थोड़ा कम उपजाऊ है। चलिए अब चलते हैं काली मिट्टी की तरफ। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और ये कपास के लिए मशहूर है। इस मिट्टी की कहानी नदियों ने नहीं बल्कि ज्वालामुखियों ने लिखी है। करोड़ों साल पहले दक्कन के पठार पर जो लावा फैला था, उसी से ये मिट्टी बनी है। इस मिट्टी की सबसे जादुई बात जानते हैं क्या है? इसकी खुद ब खुद जुताई करने की ताकत। जी हाँ, होता यह है कि जब बारिश होती है तो ये मिट्टी पानी सोखकर एकदम चिपचिपी हो जाती है, फूल जाती है, और फिर जब सूरज की तेज धूप पड़ती है तो ये सूखकर सिकुड़ जाती है और इसमें गहरी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। और यही दरारें कमाल का काम करती हैं। ये ऑक्सीजन को मिट्टी की गहरी परतों तक ले जाती हैं। सोचिए, ये कुदरत का अपना ट्रैक्टर है जो बिना किसी मेहनत के मिट्टी की जुताई कर देता है, उसमें हवा भर देता है, और बस यही खूबी इसे कपास जैसी फसलों के लिए इतना बेहतरीन बनाती है। अच्छा, अब उन इलाकों की बात करते हैं जहां ना तो नदियों की गाद पहुंची और ना ही ज्वालामुखी का लावा। वहां मिलती है लाल और पीली मिट्टी। इसका लाल रंग असल में पुरानी चट्टानों में मौजूद लोहे पर जंग लगने की वजह से होता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब इसी मिट्टी में पानी मिलता है तो यह हाइड्रेट होकर पीली पड़ जाती है। अब जरा उन जगहों पर चलते हैं जहां गर्मी भी बहुत पड़ती है और बारिश भी जबरदस्त होती है। यहां हमें मिलती है लैटेराइट मिट्टी। इसका नाम लैटिन शब्द लेटर से आया है, जिसका मतलब होता है ईंट। और नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि सूखने पर यह मिट्टी एकदम ईंट जैसी सख्त हो जाती है। ये मिट्टी एक बहुत ही इंटेंस प्रोसेस से बनती है, जिसे लीचिंग या निक्षालन कहते हैं। होता क्या है कि भारी बारिश मिट्टी के सारे घुलने वाले पोषक तत्व जैसे सिलिका को बहाकर नीचे ले जाती है। ऊपर बस लोहा और एल्यूमिनियम बच जाता है।
तो सवाल ये उठता है कि अगर इसमें पोषक तत्व ही नहीं है तो फिर ये चाय और कॉफी जैसी फसलों के लिए इतनी अच्छी कैसे है? इसका राज छिपा है इसकी बेहतरीन ड्रेनेज क्षमता में। भारत की मिट्टियों में विविधता तो देखिए। एक तरफ रेगिस्तानी मिट्टी है जिसके नीचे कंकड़ की एक परत पानी को सोखने ही नहीं देती, दूसरी तरफ पहाड़ी मिट्टी है जो थोड़ी एसिडिक है, और कश्मीर की खास करेवा मिट्टी तो केसर की जान है। और फिर आती है दलदली मिट्टी जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते 40 से 50% तक ह्यूमस जमा हो जाता है। याद है वो पैराडॉक्स जिसकी हमने बात की थी? ये उसका एकदम उल्टा है। पर हम इन अलग अलग तरह की मिट्टियों की बात तभी तक कर सकते हैं जब तक ये मौजूद हैं। एक खामोश दुश्मन है जो धीरे धीरे हमारी इस विरासत को खत्म कर रहा है, और वो है मिट्टी का कटाव या सॉइल इरोजन। एक तरह का कटाव है परत अपरदन, जिसे मिट्टी की रेंगती हुई मौत भी कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये नजर ही नहीं आता। इसमें बारिश की बूंदें जमीन की सबसे उपजाऊ ऊपरी परत को एक पतली चादर की तरह चुपचाप बहा ले जाती हैं। कोई गहरी खाई नहीं बनती, कुछ पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे जमीन की जान निकलती जाती है। और जब यही पानी ढलान पर रफ्तार पकड़ लेता है तो वो जमीन में गहरी नालियां बना देता है। इसे कहते हैं गली इरोजन। और इसका सबसे बड़ा और भयानक उदाहरण है चंबल के बीहड़। वहां पानी के कटाव ने सिर्फ जमीन को नहीं काटा, उसने तो इतिहास का रुख ही बदल दिया। उसी कटाव ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि पूरा इलाका विद्रोह और बगावत की आग में झुलस गया। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। इन हजारों साल पुरानी मिट्टियों का भविष्य क्या है? सच तो ये है कि हम सब वक्त के खिलाफ एक दौड़ में शामिल हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, कुदरत को सिर्फ 1 इंच उपजाऊ मिट्टी बनाने में करीब 1000 साल लग जाते हैं। 1000 साल! और दूसरी तरफ हमारा आज का क्लाइमेट सिर्फ 50 सालों में इतनी तेजी से बदल रहा है। ये जो असंतुलन है ये बहुत खतरनाक है। ये हमारे वजूद के लिए ही एक खतरा है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं। सोचिए, जिस जलवायु को इन मिट्टियों को बनाने में हजारों साल लगे, अगर वही जलवायु इतनी तेजी से बदल गई तो क्या हमारी ये उपजाऊ जमीन खुद को बचा पाएगी? इस सवाल का जवाब ही हमारी खाद्य सुरक्षा और हमारे आने वाले कल को तय करेगा।